गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की टॉपिक में है पृथ्वी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मृदा परिच्छेद का। क्या पढ़ा था? मृदा परिच्छेद का। भूमि की ऊपरी सतह से अपन ने खड़ी काटी थी, तो उसमें विभिन्न संस्तर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? संस्तर। तो उन सभी संस्तरों को अपन ने क्या कहा था? मृदा परिच्छेद का। अब अगली हेडिंग है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें लिखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ में तत्व अवस्था लावा के रूप में हुई थी। तत्व अवस्था लावा के रूप में हुई थी। पृथ्वी है जिसकी उत्पत्ति किसके रूप में हुई थी? तत्व अवस्था लावा के रूप में हुई थी, जो शीतल होकर वर्तमान में ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। जो शीतल होकर वर्तमान में ठोस अवस्था में विकसित हुई। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ में तत्व कहते हैं गर्म अवस्था लावा तरल पदार्थ। तत्व अवस्था लावा के रूप में हुई थी। अब जो तरल पदार्थ था वो कैसा था? गर्म था। जो शीतल होकर अब वो कैसा हुआ? ठंडा हुआ। गर्म पदार्थ था और तरल था। कैसा हुआ? फिर वो शीतल होकर वर्तमान में शीतल हो गया तो ठोस बनेगा। ठोस अवस्था में विकसित हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ में तत्व अवस्था लावा के रूप में हुई थी, जो शीतल होकर वर्तमान में ठोस अवस्था में विकसित हुई या परिवर्तित हुई। ठीक है। अब विभिन्न शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी तीन मंडल वो कौन कौन से हैं? जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। तीन मंडलों जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल से मिलकर कौन कौन से मंडल हैं? जल, थल और वायुमंडल से मिलकर बनी है। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ में तत्वावस्था लावा के रूप में हुई थी, जो शीतल होकर, इसका अर्थ हुआ था अपन का गर्म। लावा का मतलब तरल पदार्थ था, गर्म था। फिर वो ऊपर अपन की शीतल ठंडा हो गया। ठंडा होकर के किस रूप में चेंज हो गया? ठोस अवस्था में विकसित हो गया। उसके बाद विभिन्न शास्त्र क्या कहते हैं पृथ्वी के बारे में? कि शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी तीन मंडल, जलमंडल,
थलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बनी है। ये शास्त्र कहते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वायुमंडल, सबसे फर्स्ट लिखेंगे नंबर 1 वायुमंडल। वायुमंडल, अब देखेंगे वायुमंडल में क्या है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। जो अपन का वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। भार की दृष्टि से इन गैसों का 0.03% भाग होता है। भार किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? भार की दृष्टि से इन गैसों का कितने प्रतिशत? 0.03% भाग होता है। इन गैसों का 0.03% भाग होता है। देखो जो वायुमंडल है इसमें वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है और ये जो गैसें हैं उनकी भार की दृष्टि से इन गैसों का कितना प्रतिशत भाग होता है? 0.03%। अब अपन वायुमंडल का संगठन देखेंगे। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। अब इस वायुमंडल के संगठन में कौन सी गैस कितने % है? अब इसमें नाइट्रोजन 78 से 79.9%। नाइट्रोजन कितने % है? 78 से 79.9%। ऑक्सीजन 20.7%। ऑक्सीजन 20.7%। इसके बाद में जल वाष्प ये भी पाई जाती है वायुमंडल 0.17%। ये होती है 0.17%। इसके बाद में होती है अपन की CO2 0.03%। CO2 0.03% CO2 पाई जाती है और अन्य गैसें होती है 1.33%। अन्य गैसें 1.33%। अब देखिए वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78 से 79.9% पाई जाती है। ऑक्सीजन है 20.7% पाई जाती है। जलवाष्प है 0.17% पाई जाती है। CO2 है 0.03% पाई जाती है और अन्य गैसें हैं 1.33% पाई जाती हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में इन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अब चलते हैं जलमंडल। दूसरा लिखेंगे जलमंडल। जलमंडल ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है जलमंडल। जलमंडल है वो किसके रूप में पाया जाता है? जलमंडल पृथ्वी पर समुद्र के रूप में होता है। जलमंडल पृथ्वी पर समुद्र के रूप में होता है। जो अपन का जलमंडल है वो किसके रूप में होता है? समुद्र के रूप में होता है। जो थलमंडल को पानी से घेरे हुए रहता है। जो
थलमंडल को पानी से, जो थलमंडल को पानी से घिरे हुए रहता है। थलमंडल को किससे घिरे हुए रहता है? पानी से घिरे हुए रहता है। जलमंडल का भाग पृथ्वी के भाग का 6.9% पर स्थित है। जलमंडल का भाग पृथ्वी के 6.9% भाग पर स्थित है। जो जलमंडल है, जलमंडल का भाग पृथ्वी के 6.9% भाग पर स्थित है, जो जलमंडल का भाग है। अब है अगला थलमंडल। तीसरा है अपन का थलमंडल। थलमंडल थलमंडल। अब इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है। थलमंडल गैस एवं जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, गैस एवं जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड किस किस के मध्य में, जल एवं गैस एवं जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे थलमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? थलमंडल कहते हैं। थलमंडल कहते हैं। अब ये कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 93.2% भाग पर। यह पृथ्वी के 93.2% भाग पर स्थित है। नोट डाल के लिखेंगे, यह पृथ्वी के 93.2% भाग पर स्थित है। जो थलमंडल है वह पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 93.2% भाग पर स्थित है। अब थलमंडल के दो भाग होते हैं। जो ये अपन का थलमंडल है इसके भी कितने भाग होते हैं? 2। यहाँ लिखेंगे थलमंडल के 2 भाग होते हैं। थलमंडल के 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह। नंबर 1 है बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह। थलमंडल के 2 भाग हैं। पहला है बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह। दूसरा है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ पदार्थ। दूसरा है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ पदार्थ। पिघला हुआ पदार्थ ये किसके भाग हैं? थलमंडल के भाग हैं। अब नोट डाल के लिखेंगे, तीनों मंडलों में थलमंडलों का बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह सबसे अधिक होती है। तीनों मंडलों में, नोट डाल के लिखो, तीनों मंडलों
में थलमंडल का जो थलमंडल है उसके कितने भाग हैं? 2। थलमंडल का बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, ऊपरी ठंडी ठोस सतह सबसे अधिक होती है, सतह सबसे अधिक होती है। अब इसे ही अपन क्या कहते हैं? भूपपड़ी। इसे ही क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। इस सतह को भूपपड़ी कहते हैं। इस सतह को भूपपड़ी कहते हैं। देखो तीनों मंडलों में जो 3 मंडल हैं, कौन कौन से मंडल हैं? जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। अब तीनों मंडलों में से थलमंडल का बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह सबसे अधिक होती है। इस सतह को क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से 20 मील आंकी गई है। इसकी मोटाई 10 से 20 मील आंकी गई है। ये हुए अपन के थलमंडल। अब भूपपड़ी के बारे में लिखेंगे। भूपपड़ी हेडिंग डालेंगे, भूपपड़ी। ये तीनों मंडल हो गए। अब चलेंगे भूपपड़ी। भूपपड़ी अब देखेंगे भूपपड़ी किसे कहते हैं। थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। जो थलमंडल है उसकी ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। भूपपड़ी की ऊपरी सतह गैसों से मिलकर बनी है। भूपपड़ी की ऊपरी सतह किससे मिलकर बनी हुई है? गैसों से। ऊपरी सतह गैसों से मिलकर बनी हुई है। जो भूपपड़ी है उसकी ऊपरी सतह किससे मिलकर बनी हुई है? गैसों से मिलकर बनी हुई है। ऊपरी सतह गैसों से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद में जिसके संगठक खनिज हैं, इसलिए इस संस्तर को CH स्तर कहते हैं। जिसके संगठक खनिज हैं। कौन हैं? खनिज हैं। इसलिए इस संस्तर को Cl संस्तर, कौन सा संस्तर? याद रखना। इसलिए इस संस्तर को Cl संस्तर
कहते हैं। इसको दोबारा से देखेंगे, भूपपड़ी को सीएल संस्तर भी कहते हैं। देखो, थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। देखो, पृथ्वी है, उसमें 3 मंडल पाए जाते हैं, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। सबसे अधिक भाग किस मंडल ने घेर रखा है? थलमंडल ने। थलमंडल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह है, दूसरा भाग है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ पदार्थ। अब तीनों मंडलों में थलमंडल का बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह सबसे अधिक होती है। इस सतह को, जो अपन की ऊपरी सतह है, इस सतह को अपन क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। अब भूपपड़ी के बारे में देखेंगे, थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। जो थलमंडल की ऊपरी सतह ठंडी ठोस सतह है, उसे अपन क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। भूपपड़ी की ऊपरी सतह किस से मिलकर बनी हुई? वायुमंडल है, और ये ऊपर है, ऊपरी सतह है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। मैंने उनका संघटक की भी बताया था वायुमंडल का। तो भूपपड़ी की ऊपरी सतह गैसों से मिलकर बनी हुई है, जिसके संघटक कौन हैं? खनिज। इनके संघटक कौन हैं? खनिज। भूपपड़ी की ऊपरी सतह किससे मिलकर बनी हुई है? किससे? गैसों से, जिसके संघटक खनिज हैं। इसलिए इस संस्तर को सीएल संस्तर भी कहते हैं। कौन से संस्तर को? भूपपड़ी वाले संस्तर को सीएल संस्तर भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे अगली हेडिंग चट्टान। अब आएंगे अपन चट्टानों पर। चट्टान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो चट्टान हेडिंग डालेंगे, फिर इनका वर्गीकरण भी है आगे। सबसे पहले चट्टान। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले चट्टान किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को, देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ ठोस पिंड क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। फिर चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आगे। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो, ये चट्टान है, इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर होता है ठोस के रूप में। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब जो आग्नेय चट्टान है, इसको भी उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक है रासायनिक संगठन के आधार पर। इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर इसको फिर दोबारा से 2 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी बाह्य आग्नेय चट्टान। और रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। ये है अपन की। और जो अपन की अवसादी चट्टान है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, और रूपांतरित चट्टान है, इसका निर्माण इन दोनों चट्टानों से मिलकर के होता है। अब पढ़ेंगे अपन चट्टान। स्टार्ट करते हैं चट्टान।
चट्टान की परिभाषा पढ़ेंगे। चट्टान किसे कहते हैं? लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर अब ये चट्टान बनेगी, है ना, तो ठोस होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। चट्टानों का संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर निर्भर करता है। चट्टानों का संगठन चट्टानों का जो संगठन है किस पर निर्भर करता है? उनमें पाए जाने वाले खनिजों पर निर्भर करता है। चट्टानों का संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिजों पर निर्भर करता है। चट्टानों का संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिजों पर निर्भर करता है। क्यों? चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण। अब वो चेकर बोर्ड बनाएंगे। अभी हमने बताया था चट्टान, चलो इसको मिटा देता हूँ ऊपर से। इसका वर्गीकरण चलेगा। चट्टान कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी? सबसे फर्स्ट कौन सी होती है? आग्नेय, सेकंड अवसादी चट्टान, और थर्ड होती है रूपांतरित या कायांतरित, अवसादी या परतदार भी कहते हैं इसे। अवसादी या परतदार चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को अब 2 भागों में और बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो बांटा जाता है उत्पत्ति के आधार पर, एक तो बांटा जाता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बांटा जाता है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में। एक तो होगी बाहरी और एक आंतरिक। देखो, एक तो है बाहरी आग्नेय चट्टान, बाहरी आग्नेय चट्टान, और दूसरी होगी आंतरिक आग्नेय
चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो? अम्लीय, सामान्य, और भास्मिक। ये इसको 3 भागों में। अब दोबारा से देखो, इसको चट्टान है। चट्टान किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ ठोस पिंड क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। अब इसका वर्गीकरण चल रहा है, रॉक्स का वर्गीकरण चल रहा है। तो वर्गीकरण में चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट चट्टान है अपन की आग्नेय चट्टान, सेकंड है अवसादी या परतदार चट्टान, थर्ड है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब जो अपन की आग्नेय चट्टान है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे इसको आग्नेय को, और एक देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब इसी प्रकार से रासायनिक संगठन के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अब अपन इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन और जो ये प्रकार हैं इनके बारे में परिभाषा सहित पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आग्नेय चट्टान। इसको मिटा देते हैं, उतार लिया होगा। सबसे फर्स्ट है अपन की चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो सबसे फर्स्ट रॉक्स है अपन की आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ताप के कारण पिघले हुए लावा के पिघले हुए लावा। मैंने लावा के बारे में बताया। लावा एक तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ। लावा के पृथ्वी सतह या सतह के अंदर, पृथ्वी सतह या सतह के अंदर या तो ये कहाँ होगा? अंदर होगा या बाहर होगा। पृथ्वी सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से, सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कहते हैं। किसे कहते हैं? ताप के कारण पिघले हुए लावा कहते हैं तरल पदार्थ। लावा पृथ्वी सतह का मतलब ऊपरी सतह या सतह के अंदर या सतह के नीचे, सतह के अंदर ठोस रूप में कैसा रूप धारण कर लेगा ये तरल पदार्थ? ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को कौन सी चट्टान कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं।
इन चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। अब जो ये चट्टान है आग्नेय, तो इससे अन्य चट्टान कौन कौन सी हैं? अवसादी और रूपांतरित। इस चट्टान से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इस चट्टान को अपन प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। नोट डाल के लिखो, इन चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। कौन सी चट्टान कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब इसको उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया था? उस चेकर बोर्ड में 2 भागों में बांटा गया था। अब एक बार और समझिए, आग्नेय चट्टान ताप के कारण पिघले हुए लावा, ताप के कारण जो तरल पदार्थ था पिघल गया। पिघले हुए लावा पृथ्वी सतह या सतह के अंदर, या तो पृथ्वी की सतह के ऊपर या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित हुआ, होने से उसने ठोस रूप धारण किया एकत्रित होकर के। तो उस चट्टान को फिर वो चट्टान का रूप धारण करके कौन सी चट्टान का निर्माण कर लिया उसने? आग्नेय चट्टान का। तो इन चट्टानों से अन्य चट्टानों निर्माण होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए ये बताया था, चट्टान ये 3 प्रकार की चट्टान थी, आग्नेय थी, और ये अवसादी, और ये रूपांतरित। अब देखो, आग्नेय चट्टान पर ताप दाब का प्रभाव पड़ेगा, तो इसके द्वारा रूपांतरण से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? अवसादी। और अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब जो आग्नेय चट्टान है, इसके रूपांतरित होने से किस चट्टान का होगा? अवसादी चट्टान का। अब जो आग्नेय चट्टान है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, और एक बताया था मैंने रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होता है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक आग्नेय। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर 2 हैं, बाह्य और आंतरिक। अब ये तो आपको पता है कि लावा पिघला था ताप के कारण, और वो ठंडा होकर ठोस हो गया, तो उसे अपन ने क्या कहा? आग्नेय चट्टान। अब लेकिन अपन को ये देखना है, जो लावा पिघला था वो ज़मीन के ऊपर पिघल करके ठंडा होकर ठोस हो गया। यदि वो लावा ज़मीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पिघल के और ठोस हो जाता है, तो उसे कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। यदि लावा ज़मीन के अंदर पिघलकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हेडिंग डालेंगे, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में कौन कौन सी हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टान पहली है, आंतरिक
आग्नेय चट्टान। आंतरिक में मैंने क्या बताया था, जो लावा था वो पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेगा। यदि अंदर ठोस रूप धारण करता है लावा तो आंतरिक कहलाएगा। यदि बाहर ठोस रूप धारण करता है, पृथ्वी के बाहर ठोस रूप धारण करता है, बाहरी आग्नेय चट्टान कहलाती है। आंतरिक आग्नेय चट्टान इसमें लिखेंगे ज्वालामुखी उद्गम के तरल लावा, जो ज्वालामुखी उद्गम हुई, ज्वालामुखी उद्गम के, जब ज्वालामुखी उद्गम हुआ था, ज्वालामुखी उद्गम के तरल लावा पृथ्वी के अंदर के समय, ज्वालामुखी उद्गम के समय तरल लावा पृथ्वी के कहाँ आएगा, पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर, तरल लावा पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ठंडा होकर ही चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठंडा होकर ही चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखो क्या बताया था मैंने आंतरिक आग्नेय चट्टान में, आंतरिक आग्नेय चट्टान में बताया था कि ज्वालामुखी उद्गम के समय या ज्वालामुखी फटने के समय, ज्वालामुखी उद्गम के समय ज्वालामुखी निकला तो तरल लावा पृथ्वी के अंदर, तरल लावा, तरल का मतलब द्रव पदार्थ, लावा मतलब गर्म, लावा का मतलब जो तरल पदार्थ था इसका मतलब गर्म तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ, गर्म द्रव पदार्थ था, वो पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर, या तो पृथ्वी के अंदर होगा या पृथ्वी के बाहर, तो ये क्या किया इसने, पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ही चट्टान का रूप धारण कर लिया। उसे अपन ने क्या कहा है, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा है। अब आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज, ये कौन सी चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और डायोराइट आदि, ये कौन सी चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब सेकंड है बाहरी आग्नेय चट्टान। बाहरी आग्नेय चट्टान, बाहरी आग्नेय चट्टान में मैंने बताया था कि जो तरल लावा है वो पृथ्वी के ऊपर ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण करेगा। ज्वालामुखी फटने के बाद तत्व लावा, ज्वालामुखी के फटने के बाद, ज्वालामुखी फटा तो क्या हुआ फिर, ज्वालामुखी के फटने के बाद तत्व लावा सतह के बाहर आकर, फटने के बाद तत्व लावा सतह के बाहर, कहाँ पर, तत्व लावा सतह के
बाहर आकर एवं ठंडा होकर, बाहर आकर एवं ठंडा होकर शीघ्र ही, अब कहाँ पर ये बाहर और आंतरिक में अंदर था, बाहर आकर एवं ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। बाहर में क्या हुआ था, ज्वालामुखी फटा तो उसमें जो तरल पदार्थ था जो कैसा था, गर्म था, वो सतह के बाहर आया। सतह के बाहर आकर के वो क्या हो गया, ठंडा होकर के एक ठोस पिंड का रूप उसने क्या कर लिया, धारण कर लिया। ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है, उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से थे, बेसाल्ट और ब्रायोलाइट। एग्जाम्पल बेसाल्ट और ब्रायोलाइट। ये चट्टान है, कौन सी है, बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं। अब देखिए दोबारा से इसको और समझिए कि ये यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, ये ज्वालामुखी फटा तो तत्व लावा, तरल लावा था, ये पृथ्वी है। यहाँ पर पृथ्वी पर या तो वो ऊपर आएगा या फिर पृथ्वी के नीचे। तो यदि वो ऊपर आकर के ठोस रूप धारण इस प्रकार से कर लेता है तो वह तो कहलाएगा बाह्य आग्नेय चट्टान। यदि तत्व लावा जो तरल पदार्थ है वह पृथ्वी के अंदर, ऐसे पृथ्वी के अंदर ठोस रूप का धारण कर लेता है तो उसे कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण, ये तो हुआ उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। अगली हेडिंग है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अब रासायनिक संगठन के आधार पर मैंने बताया था अम्लीय, आग्नेय चट्टान और सामान्य और भास्मिक। तो सबसे फर्स्ट अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान। अब अम्लीय आग्नेय चट्टान जिसमें अम्ल अधिक होगा तो देखो वे आग्नेय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा, वे आग्नेय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा, किसकी मात्रा, सिलिका की मात्रा
65 से 85% पाई जाती है। मात्रा 65 से 85% पाई जाती है। 65 से 85% पाई जाती है, उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। वे आग्नेय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85%, 65 से 85% ये क्या है? अधिक है ना। 65 से 85% की मात्रा अधिक, यहाँ लिख लेना, अधिक पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी कहते हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब है सामान्य आग्नेय चट्टान। दूसरी है सामान्य आग्नेय चट्टान। सामान्य आग्नेय चट्टान। अब इसमें वे आग्नेय चट्टान हैं, वे आग्नेय चट्टानें जिनमें वे आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका, वे आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 55 से कितने से? 55 से 65% पाई जाती है, उसे कौन सी कहते हैं? सामान्य। उसे सामान्य आग्नेय चट्टान, सामान्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 55 से 65%। अब है भास्मिक आग्नेय चट्टान। तीसरी है भास्मिक। ये तीनों मैंने बताई थी संगठन के आधार पर, उसमें वर्गीकरण में भास्मिक आग्नेय चट्टान, भास्मिक आग्नेय चट्टान। वे आग्नेय चट्टान, वे आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 45 से कितने से? 45 से 55%। सिलिका की मात्रा कम, कितने से कितने तक? 45 से 55% पाई जाती है, उसे भास्मिक आग्नेय चट्टान, भास्मिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये हुई अपन की किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। पहले हो गई थी उत्पत्ति के आधार पर, अब संगठन के आधार पर। अब इसके बाद में आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, इसके बाद में हेडिंग डालेंगे आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। अब आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं।
की विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं आग्नेय चट्टान की? अब देखो, सबसे फर्स्ट विशेषता है इन चट्टानों पर परत नहीं पाई जाती है। इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। इन चट्टानों परत नहीं पाई जाती है, ये परतहीन होती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, ये क्रिस्टलीय होती हैं। ये क्रिस्टलीय होती हैं। इसका मतलब है क्रिस्टल नुमा संरचना में होती हैं। नंबर 3 है इनमें क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है। इनमें क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है। क्रिस्टलों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। नंबर 4, इन चट्टानों में कणों का आकार कैसा होता है? गोल। इन चट्टानों में कणों का आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? इनके कणों का आकार गोल होता है। 5वां है ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। अब इसके बारे में देखो, जो इसकी ये विशेषता हैं। देखो, सबसे पहले जो ये चट्टान है, इन चट्टानों, ये जो चट्टान है ये अपन की आग्नेय, इसका निर्माण कैसे हुआ था? जो लावा था पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर ठंडा होकर के ठोस हो गया था। ठोस होकर के इसका निर्माण हो गया। तो इन चट्टानों परत नहीं पाई जाती है। जब लावा जो निकल रहा है ज्वालामुखी उद्गम के समय, क्या वो परतों में थोड़ी वो होगा? परतों में थोड़ी जम जाएगा, वो तो कहीं से कहीं फैल जाएगा। तो इसलिए ये इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये प्रारंभिक चट्टान है। लावा से वो ज्वालामुखी उद्गम के समय इसका निर्माण हो रहा है। या तो ये आंतरिक सतह में या बाहरी सतह में जो लावा है ठंडा होकर ठोस होता है, और उसका फिक्स नहीं है कि वो हमेशा परतों के रूप में हो जाए। परतों के रूप में नहीं बनती हैं ये, तो ये परतहीन होती हैं। दूसरी, ये क्रिस्टलीय होती हैं। इसका मतलब ये क्रिस्टल नुमा संरचना में होती हैं। तीसरा है इनमें क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है। इनमें जो क्रिस्टल होते हैं वो निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इन चट्टानों कणों का आकार गोल होता है। इनके जो कणों का आकार भी है वो कैसा होगा? गोल होता है। और जब इनके कणों का आकार गोल है, ये क्रिस्टलों की निश्चित संख्या में है। जैसे हीरा है, अपन का हीरा है, तो उसकी संरचना में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल हैं। इस प्रकार से ये हीरे की संरचना होती है। उसमें क्रिस्टलें भाग लेती हैं। देखो, ये हीरे की संरचना है। एक प्रकार से हीरे की संरचना में क्या होता है कि वो कठोर होता है, और ये चट्टान भी कैसी है अपन की? कठोर है। ये चट्टान अत्यधिक कठोर होती हैं। तो देखो, हीरे की जैसी संरचना है, ये कठोर है हीरा, तो अपन की ये चट्टान कठोर है। क्यों है ये हीरा कठोर? क्यों है? क्योंकि इनमें क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है।
कैसी होती है? क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है और ये क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय। तो हमारी जो चट्टान है इसमें भी क्रिस्टलों की संख्या निश्चित है। कैसी है? क्रिस्टलों की संख्या निश्चित है, इसलिए ही यह चट्टान कठोर होती है और परतों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि क्रिस्टलों का कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसलिए ये चट्टान कठोर होती है और इसमें क्रिस्टलों की संख्या निश्चित होती है और ये क्रिस्टलीय होती हैं। ये इनमें कोई परत नहीं पाई जाती, परतहीन होती हैं। ठीक है, ये हुई अपन की आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। अब मुख्य आग्नेय चट्टान नोट डाल के लिखेंगे। मुख्य आग्नेय चट्टान, नोट डाल के लिखो। मुख्य आग्नेय चट्टान, मुख्य आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और बेसाल्ट। मुख्य आग्नेय चट्टान कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये अपन की मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं। अब इसके बाद में अपन दूसरी चट्टान पढ़ेंगे। अब इसके बाद में अपन की दूसरी चट्टान आएगी अवसादी चट्टान। ये कंप्लीट हुई अपन की आग्नेय चट्टान। दूसरी है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अब इसके बारे में अपन अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बस यहीं पर ऑफ करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू।